subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the basic pharmacology of the local anesthetics. तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स के बेसिक फार्माकोलॉजी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये जो टॉपिक है तो ये आपके बी फार्म 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजी 1 यूनिट नंबर 3 ड्रग एक्टिंग ऑन एनएस के अंदर में आते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे शॉर्ट क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली आते हैं। सो इफ यू वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो बाय यूजिंग दिस लिंक. सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टॉपिक. So this video contains the basic definitions and introduction about the local anesthetics, classification of the various LAS means local anesthetics, chemistry of the local anesthetics and the pharmacology of the local anesthetics. So now come to the introduction part. So these are the basic formulation of the local anesthetics. ये आपके लीडोकेन हैं, ये आपके प्रोकेन हैं, बेंजोकेन हैं, जो कि हम लोग बेसिकली जो माउथ अल्सर हैं उसको पेन को रिलीव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. सो व्हाट आर द लोकल एनेस्थेटिक्स? लोकल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स है क्या? सो बेसिकली लोकल एनेस्थेटिक्स और एलएस आर द ड्रग विच यूज टू टॉपिकल और लोकल इंजेक्शन फॉर द एनेस्थेसिया इन द अप्लाइड एरिया. मीन्स लोकल एनेस्थेटिक ऐसे ड्रग हैं जिसको हम लोकली टॉपिकली अप्लाई करते हैं या लोकली उसको इंजेक्ट करते हैं किसी खास एरिया पे, और उस जगह पे हम लोग एनेस्थेसिया प्रोड्यूस करते हैं. सो व्हाट डू यू मीन अबाउट द एनेस्थेसिया? तो जनरल वे में बात करें, एनेस्थेसिया मतलब होता है बेहोश करने वाली दवा. बट यहाँ पे बेहोश बोलना सही वर्ड नहीं है. बेसिकली हम उस एरिया पे जो भी न्यूरॉन्स इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन है, न्यूरोनल जो फायरिंग्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, जिससे उस एरिया का जो सेंसेशन है, चाहे बात करें हम लोग सेंसरी न्यूरॉन्स की हो या मोटर न्यूरॉन्स की हो, वो एक समय के लिए, कुछ समय के लिए जो हैं उसमें इम्पल्स जनरेट नहीं हो पाते हैं, और हम एक तरीके से उस पर पेन रिलीफ कर सकते हैं हम उस एरिया को, और अपना काम कर सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द लोकल एनेस्थेटिक्स. एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट इज द local anesthetics, or they cause the reversible loss of sensory perception, especially the pain in a restricted area of the body. तो ये किसी भी एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे जहाँ हम लाई कर रहे हैं वहाँ पे सेंसरी ऑर्गन्स सेंसरी न्यूरॉन्स को ब्लॉक करता है, उसके इम्पल्स कंडक्शन को ब्लॉक करता है, उससे जो है पेन परसेप्शन नहीं होता एक तरीके से. तो इसलिए इसको हम पेन रिलीफ के रूप में यूज़ करते हैं. खासकर जैसे कि बात करें हम लोग माउथ अल्सर की हो, उसमें हम बेसिकली जो स्माइल है, आपके जो बेंजोकेन हैं, वो सब हम यूज़ कर सकते हैं, करते ही हैं फ्रिक्वेंटली. एंड दे ब्लॉक द जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इम्पल्स विद इन द न्यूरॉन्स विदाउट काउजिंग एनी स्ट्रक्चरल डैमेज. ये न्यूरॉन्स को की स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं करता, केवल उस पर जो इम्पल्स है, जो इम्पल्स जनरेशन है, कंडक्शन है, उसको इनहिबिट करता है, उसको ब्लॉक करता है बाई ब्लॉकिंग द सोडियम आयन चैनल्स. ठीक है, हम आगे बात करेंगे डिटेल में. And they interrupted both sensory as well as motor impulse, resulting the muscular paralysis and loss of autonomic control as well as. Means ये उस एरिया के सेंसरी नर्व्स को एक तरीके से काम करने नहीं देता है, उससे जो है मस्कुलर पैरालिसिस हो सकता है, और आपके जो ऑटोनॉमिक कंट्रोल हैं उस पर्टिकुलर एरिया पे वो आप लॉस कर जाते हो. तो ये बेसिक से आपके लोकल एनेस्थेटिक्स का. और बात करूँ लोकल एनेस्थेटिक्स की, तो the first clinical use of local anesthetics agent occurred in 1884 when cocaine was employed as a topical agent for the eye surgery and produced the nerve block. सबसे पहले जो है हम क्लिनिकली 1884 पे यूज़ किए थे कोकेन. खासकर हम लोग टॉपिकल सॉल्यूशन यूज़ किए थे आपके आई सर्जरी पे. तभी से जो कोकेन के जो डेरिवेटिव्स हैं वो बनना शुरू हुआ, और आपके लोकल एनेस्थेटिक्स डेरिवेटिव्स आपके बनने लगे. बात करें हम लोग एनेस्थेसिया की, तो एनेस्थेसिया मतलब जैसे कि बेहोश करने वाली दवा हम बोल सकते हैं, लेकिन लोकल और जनरल ये दो अलग अलग चीज़ें हैं. लोकल एनेस्थेटिक्स का जो एक्शन है वो लोकली होता है, किसी पर्टिकुलरली एरिया पे होता है जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं. बात करें जनरल एनेस्थेटिक्स की, तो पूरी बॉडी में इफेक्ट शो करता है, पूरी बॉडी को वो एक तरीके से पूरी बॉडी में आपके अनकॉन्शियसनेस कर देता है. तो पहले हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन द जनरल एनेस्थेटिक्स एंड द लोकल एनेस्थेटिक्स. सो दिस आर द बेसिक डिफरेंसेस. सो फर्स्ट इज साइट ऑफ एक्शन. जैसे हम जानते हैं कि जो आपके जो जनरल एनेस्थेसिया है वो आपके सीनेस के थ्रू काम करता है, जबकि जो लोकल एनेस्थेसिया है वो आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में काम करते हैं. एरिया ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व, इसमें पूरे होल बॉडी इन्वॉल्व होता है, जबकि इस पर केवल पर्टिकुलर एरिया पे ही हम अप्लाई करते हैं और उसी एरिया पे ही इन्वॉल्व होता है आपका एक्शन.
बात करें कॉन्शियसनेस की, होश की, तो इसमें लॉस्ट होता है, मतलब आप बेहोश हो सकते हैं, बेहोश होते हैं एक्चुअली, लेकिन इस पर आपका जो कॉन्शियसनेस है वो अल्टर्ड नहीं होता। केयर ऑफ वाइटल फंक्शन, जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं, आपके किडनी हैं, आपके जो हार्ट हैं, लंग्स हैं, वो उनमें केयर करना जरूरत पड़ती है, ज़रूरी है आपके जनरल एनेस्थीसिया में, बट आपके एलएस में ज़रूरी नहीं पड़ता। बात करें फिजियोलॉजिकल ट्रेस पास की, तो इसमें बहुत ही हाई होता है, इसमें बहुत लो होता है। पुअर हेल्थ पेशेंट के केस में बात करें, जिसके पेशेंट की हेल्दी कंडीशन बहुत कम है, उस पर हम जनरल एनेस्थीसिया यूज़ नहीं करते हैं, रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये आपके वाइटल ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है सिस्टमिकली। इसलिए ये जो ड्रग हैं सेफर होते हैं आपके लोकल एस्थेटिक्स, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे सर्जरी करना हो तो। ठीक है। यूज़ ऑफ नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट कोऑपरेटिव नहीं करते हैं उनमें ये पॉसिबल है, हम उसको कम्प्लीटली बेहोश कर देते हैं और सर्जरी करते हैं, लेकिन जो कोऑपरेटिव पेशेंट्स हैं उनमें हम लोकल एस्थेटिक प्रेफर करते हैं, इसलिए ये आपके नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट में पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर आपका मेजर सर्जरी हम प्रेफर करते हैं, इसमें प्रेफर नहीं करते। माइनर सर्जरी के केस में हम लोग एलए प्रेफर करते हैं, ना कि जीए। These are the basics difference between the LS and the GS. Now come to the next classifications of the local anesthetics. So first is the injectable LS, means ऐसे LS या ऐसे local anesthetics जिसको हम इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, इंजेक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर में किसी लोकली पर्टिकुलर एरिया पे। वो है आपके फर्स्ट हैं लो पोटेंसी शॉर्ट ड्यूरेशन, मीन्स जिसकी पोटेंसी बहुत कम होती है, डोज रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, और आपकी जो ड्यूरेशन है वो भी शॉर्ट होती है। वो है आपका प्रोकेन और क्लोरप्रोकेन। नेक्स्ट है आपका इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड ड्यूरेशन, जिसका जो ड्यूरेशन भी इंटरमीडिएट हो और पोटेंसी भी इंटरमीडिएट हो, वो है आपके लिडोकेन, जिसको हम लिग्नोकेन भी बोलते हैं, और आपका प्रिलोकेन। ठीक है। नेक्स्ट इज द हाई पोटेंसी और हाई या लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, वो है आपके टेट्राकेन, बुपिवाकेन, ट्रोपिवाकेन और डाइबुकेन। तो ये आपके ड्रग हैं जो इंजेक्टेबल हैं, हम इनको इंजेक्शन के थ्रू दे सकते हैं। कुछ ड्रग को हम इंजेक्शन के थ्रू नहीं दे सकते, उसको हम टॉपिकली यूज़ करते हैं, बात करें फॉर एग्जांपल की, और कुछ ड्रग को हम दोनों यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सरफेस एलएस, मीन्स ऐसे एलएस जिसको हम सरफेस में देते हैं, टॉपिकली यूज़ करते हैं। वो है आपका सोलोबल, कुछ ड्रग सोलोबल होते हैं। सोलोबल में आपके कोकेन, लिडोकेन और टेट्राकेन, और इन सोलोबल में आते हैं बेंजोकेन, ब्यूटाइल एमिनो बेंजोएट और ऑक्सेथाजीन। ये आपके कुछ ड्रग हैं जो कि सरफेस एनेस्थीसिया में या सरफेस लोकल एनेस्थीसिया में हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और ड्रग्स हैं जिनमें आपके लोकल एनेस्थेटिक्स प्रॉपर्टी होती है, बट उसको हम प्रिफरली यूज़ नहीं करते, क्लिनिकली यूज़ नहीं करते। वो ड्रग हैं आपके सम अदर ड्रग्स लाइक प्रोपेनॉल, क्लोरप्रोमाजीन, H1 एंटीहिस्टामिनिक्स या H1 ब्लॉकर, क्विनिन हैव सिग्निफिकेंट LA एक्टिविटी, बट they are not used clinically because they shows the local latency and other prominent systemic activity, क्योंकि इनमें जो है लोकल लेटेंसी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एलएस। उसके अलावा इनमें जो है सिस्टमिक इफेक्ट भी होते हैं जो कि साइड इफेक्ट्स रूप में दिखाई देंगे, इसलिए हम इनको यूज़ नहीं करते। सो दीज आर द बेसिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ द एलएस। नाउ कम टू द केमिस्ट्री ऑफ द एलएस। क्या बेसिक केमिस्ट्री है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो बेसिकली ये जो ड्रग हैं इनमें 3 मेन पार्ट होते हैं। एक होता है एरोमेटिक पोर्शन जो कि आपके हाइड्रोफोबिक या लिपोफिलिक नेचर का होता है। एक होता है इंटरमीडिएट चेन जिसमें आपके स्टर्स या एमाइड लिंकेज होते हैं। एक होता है एमीन पोर्शन जो कि हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। बात करें केमिस्ट्री की, सो दिस द क्लिनिकली यूजफुल एलएस आर वीक बेस विद द एम्पीफिलिक प्रॉपर्टीज। ये वीक बेस होते हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर चुके हैं कि जो जितने भी मेजरली ड्रग्स हैं वो या तो आइदर वीक एसिड होंगे या वीक बेस होंगे, तो ये वीक बेस ड्रग होते हैं जितने भी आपके एलएस हैं। उसके अलावा ये जो एम्पीफिलिक प्रॉपर्टी होती है, मीन्स इसमें जो है हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों होते हैं, जिसकी हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। सो द बेसिक कंपोनेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स आर द लिपोफिलिक एरोमेटिक पोर्शन, ए बेंजीन रिंग। ये जो पोर्शन है आपका वो आपके लिपोफिलिक नेचर का होता है, जो एरोमेटिक रिंग इसमें होते हैं। उसके अलावा एन इंटरमीडिएट चेन, जो इंटरमीडिएट चेन है उसमें 2 टाइप के हो सकते हैं। एक होता है ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज की बात करें मीन्स कम्बिनेशन ऑफ एन एरोमेटिक एसिड एंड एमिनो एल्कोहल, ठीक है। और एक होता है आपका एमाइड लिंकेज। तो एमाइड लिंकेज है बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स एंड द एमिनो एसिड्स का बना होता है, एंड द हाइड्रोफिलिक एमीन पोर्शन। तो ये जो पोर्शन है वो आपके हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ये बेसिक स्ट्रक्चर हैं आपके प्रोकेन जो कि ईस्टर डेरिवेटिव के हैं, ठीक है। ये आपका ईस्टर डेरिवेटिव है, जबकि आपका जो लिडोकेन है वो आपके एमाइड लिंकेज है।
ये आपका एमाइड लिंकेज से बना होता है। बात करें तो अब इनके हिसाब से दो डिवाइड कर सकते हैं, एक एस्टर लिंकेज एलिस, एक एमाइड लिंकेज एलिस। तो एस्टर लिंकेज एलिस में आपके कोकेन, प्रोकेन, क्लोरप्रोकेन, टेट्राकेन और बेंजोकेन आते हैं। उसके अलावा बात करें हम लोग एमाइड लिंकेज एलिस की, उसमें बेसिकली आते हैं लिडोकेन, बुपिवाकेन, डाइबुकेन, प्रिलोकेन एंड रोपिवाकेन। तो ये ड्रग आते हैं आपके एमाइड लिंकेज के केस में। फीचर्स ऑफ द एमाइड एलिस ओवर द एस्टर एलिस। तो क्या बेसिक फीचर्स हैं एमाइड एलिस के? एमाइड एलिस फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं ओवर द एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज कम यूज होते हैं क्लिनिकली, लेकिन एमाइड लिंकेज बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। इसलिए क्या उनके बेसिक फीचर्स हम समझ लेते हैं। सो दे प्रोड्यूस मोर इंटेंस एंड लॉन्गर लास्टिंग एस्थेसिया। इनका जो इंटेंसिटी है वो हाई होती है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी लॉन्गर होता है एज कम्पेयर टू द एस्टर लिंकेज, क्योंकि एस्टर लिंकेज वाले जो एलिस हैं वो इजीली आपके स्ट्रेस एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर में, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर में। दे बाइंड विद टू द अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन्स इन प्लाज्मा, क्योंकि ये बेसिक ड्रग हैं इसलिए ये आपके अल्फा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं हमारे बॉडी के अंदर में। नेक्स्ट आपका दे नॉट हाइड्रोलाइज बाय द प्लाज्मा स्ट्रेस, जिससे हमने कहा कि प्लाज्मा स्ट्रेस से मेटाबोलाइट नहीं होते हैं। एंड रियरली कॉज्ड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, नो क्रॉस सेंसिटिव टू द एस्टर एलिस। तो इनमें बेसिकली जो एस्टर वाले जो एलिस हैं उनमें आपके एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं जहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इनमें जो एमाइड लिंकेज वाले जो ड्रग हैं, लिडोकेन है, बुपिवाकेन है, डाइबुकेन है, इनमें बहुत ही कम चांस होते हैं आपके एलर्जिक रिएक्शंस के। सो दीज आर द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ द एलिस। नाउ कम टू द pharmacology of the ALS. Basically we should discuss the basics mechanism of the action of the ALS. तो बेसिक मैकेनिज्म को समझने से पहले हम जो फिजियोलॉजी है आपके सोडियम आयन के ट्रांसफर की, ट्रांसपोर्टेशन की, या वोल्टेज गेटेड या वोल्टेज सेंसिटिव सोडियम आयन चैनल्स की जो न्यूरॉन्स में होते हैं वो कैसे काम करते हैं। सो दिस इज द एक्सोनल मेम्ब्रेन, ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। जो एक्सोन मतलब न्यूरॉन्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो एलएस है वो आपके न्यूरॉन्स में जो इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन है उसको इनहिबिट कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये न्यूरॉन्स के ही सेल मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं एक्सोनल मेम्ब्रेन। इसमें होते हैं आपके वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स। तो वोल्टेज गेटेड सोडियम आयन चैनल्स की बात करें खासकर इसमें, तो इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये होता है आपका एम गेट, ठीक है। एम गेट का मतलब होता है मेक, और एम गेट जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन गेट, जो कि अपर पार्ट में होते हैं, जो ECF या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर होते हैं। जबकि इंटरसेलुलर फ्लूइड की ओर होते हैं आपके एच गेट, जिसको हम एच गेट या हाल्ट गेट भी बोलते हैं, जो कि इनएक्टिवेशन गेट है। और इसी एच गेट के पास में होते हैं एक बाइंडिंग साइट जो कि एलएस के लिए है, मीन्स दिस आर द एलए रिसेप्टर। यहाँ पे होते हैं एलए रिसेप्टर्स, खासकर आपके इंट्रासेलुलर पार्ट में एच गेट के पास होते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका एलएस जाके बाइंड करेगा और अपनी एक्टिविटी को शो करेगा। तो नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ये आपके जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में सोडियम आयंस प्रेजेंस होते हैं, जो कि अंदर आना है। जब भी आपको इम्पल्स जनरेट होगा तो एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जाहिर सी बात है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पहुँचने के बाद आपका सोडियम आयन चैनल्स जो हैं ये एक्टिवेट होंगे, ओपन होंगे, उससे सोडियम आयन अंदर आएगा। तो कैसे होते हैं देखते हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन की बात करें तो रेस्टिंग कंडीशन, जब रेस्ट कंडीशन है, आपका एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ है, इम्पल्स थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से ऊपर नहीं पहुंचा है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन। उस समय आपका जो एम गेट है वो क्लोज्ड होता है। क्लोज होने की वजह से जो है सोडियम आयन जो है आपके जो ECF में है वो आपके अंदर नहीं आ पाता, वो आपके बाहर ही रह जाता है रेस्टिंग कंडीशन में। जैसे ही आपको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल्स एनर्जी मिली, जब भी आपको इम्पल्स या स्टिमुलेशन मिला, तब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। उससे पहले आपका जो इम्पल्स है वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस करेगा। जैसे ही थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को क्रॉस कर गया तब वो जो आपका चैनल्स हैं वो एक्टिवेटेड कंडीशंस में आएंगे और कुछ मिली सेकेंड के लिए आपका जो चैनल्स है वो ओपन होगा। जो एम गेट क्लोज था वो ओपन होगा। ओपन होने के बाद जो भी आपके सोडियम आयंस हैं वो आपके अंदर की ओर आना शुरू हो जाएंगे, बहुत ही फ्यू मिली सेकेंड के लिए। ये मिली सेकेंड के लिए आपके ओपन होते हैं, उसमें रैपिडली ये आपके जो सोडियम आयंस हैं वो आपके अंदर आएंगे और सेल्स को डीपोलराइज करेंगे या एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टिव कंडीशन। अब नेक्स्ट है आपका कुछ सेकंड बाद ये जो रिसेप्टर्स हैं, ये जो चैनल्स हैं वो आपस इनएक्टिवेटेड कंडीशंस में आएंगे। उस समय जो है आपका ये जो एच गेट है वो क्लोज्ड होगा। आपका एम गेट तो ओपन रहेगा पर एच गेट क्लोज्ड हो जाएगा।
उससे आपका जो भी सोडियम है वो अंदर नहीं आएगा। फिर वापस कुछ सेकंड बाद, कुछ मिली सेकंड बाद ये वापस अपने रेस्टिंग कंडीशंस में आ जाते हैं। ठीक है, दोबारा। तो अब हमारा ड्रग कहाँ पे काम करता है वो हम देखते हैं। हमारा जो ड्रग है, हम ड्रग की बात करें तो वो है आपका एलएस। तो एलएस की बात करें तो एलएस जो है आपके इनिशियल केस में ये बेसिक ड्रग हैं, तो ये आपके आयंस फॉर्म में होंगे। ये आपके जो उस मीडिया पे जो मीडिया के कारण जो है, जहाँ बेसिक मीडिया होती हैं हमारे न्यूरॉन्स के अपर पार्ट में, तो वहाँ पे ये कन्वर्ट्स होते हैं आपके अनआयनिक फॉर्म में, क्योंकि अनआयनिक ड्रग ही इजीली क्रॉस कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, हम जानते ही हैं। तो ये अनआयनिक फॉर्म में चेंज होने के बाद ये जो ड्रग है इजीली क्रॉस कर जाते हैं हमारे सेल मेम्ब्रेन को या एक्सोलेमा को। क्रॉस करने के बाद जो है ये जो एल है वापस आयनिक फॉर्म में चेंज होता है, क्योंकि आयनिक फॉर्म जो आपका एलएस है वही जाके आपके रिसेप्टर्स पे बाइंड कर सकता है, उसकी एफिनिटी हाई होती है। तो ये इस एलएच की जो एफिनिटी है वो आपके हाईली होती है आपके एल रिसेप्टर्स पे। ये फिर जो है आपके एक्टिवेट कंडीशन और इनएक्टिवेट कंडीशन दोनों पे ही जाके बाइंड कर सकता है। और बाइंड करने के बाद ये एक तरीके से अगर वो एक्टिवेटेड है तो उसको इनएक्टिव फॉर्म में चेंज करेगा, और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, स्टेबलाइज द चैनल इन इनएक्टिवेटेड स्टेट एंड रिड्यूस द ओपनिंग ऑफ चैनल। ठीक है, तो ये इस इनएक्टिवेटेड स्टेट को मेंटेन रखता है कुछ समय के लिए। इनएक्टिव के बाद ये तुरंत पहुंचेगा रेस्टिंग स्टेज पे, तो रेस्टिंग कंडीशन में पहुंचने नहीं देता। उससे क्या होता है, आपका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है, रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, वो बढ़ जाती है। नॉर्मल की बात करें तो -70 मिलीवोल्ट आपकी होती है रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन एनर्जी, और -60 -50 अप्रोक्सीमेटली होती है आपके थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो ये उसको जो है बढ़ा देता है, अप्रोक्सीमेटली -40 -30 पे कर देगा। तो जो इम्पल्स की जो जनरेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो हाईली हो जाती है। जब भी आपको हाईली स्टिमुलस मिलेगा तभी वो एक्टिवेट होगा, नहीं तो एक्टिवेट नहीं होगा। इसलिए नॉर्मल कंडीशन में वो एक्टिवेटेड बहुत कम होते हैं या समय ज़्यादा लगता है। इसलिए उस कुछ समय के लिए आप जो अप्लाइड एरिया पे जो न्यूरॉन्स हैं वो उसमें इम्पल्स जनरेशन और कंडक्शन ब्लॉक हो जाता है एक तरीके से। तो ये बेसिक आपके मैकेनिज्म एक्शन है आपके एलएस का। ठीक है, एंड नाउ कम टू द बेसिक मोड ऑफ एक्शन, किस तरह से काम करता है जिसे हम बात कर चुके हैं। द एलएस बाइंड विद द एल रिसेप्टर्स लोकेटेड एट द वोल्टेज हिटेड सोडियम चैनल्स एंड स्टेबलाइज द चैनल्स और प्रोलॉन्गेशन इन इनएक्टिवेटेड स्टेट एंड द इंक्रीज थ्रेशोल्ड चैनल ओपनिंग, ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एंड द एलएस ब्लॉक द नर्व कंडक्शन बाय डिक्रीजिंग द एंट्री ऑफ सोडियम आयंस ड्यूरिंग द अपस्ट्रोक ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के समय ये जो एंट्री है सोडियम आयन की उसको कम कर देता है, क्योंकि थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा तो एंट्री कम होगा, ओपनिंग कम होगा। ठीक है, डिले होगा ओपनिंग। एंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द एलएस इज इंक्रीज्ड, अगर हम एल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, द रेट ऑफ राइस एपी मतलब मीन्स एक्शन पोटेंशियल एंड मैक्सिमम डिपोलराइजेशन डिक्रीजेस कॉजिंग द स्लोइंग द कंडक्शन। ये इस तरीके से काम करता है। नॉर्मल कंडीशन में आपका एक्टिवेट होगा। जैसे हम एल की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे उनका जो एक्टिवेशन का टाइमिंग है वो बढ़ते जाता है, एक्टिवेटेड बहुत कम होते हैं। ठीक है, इसलिए कंडक्शन भी स्लो होगा, इम्पल्स जनरेशन भी स्लो होगा। एंड फाइनली लोकल डिपोलराइजेशन फेल्स टू रीच द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल एंड द कंडक्शन ब्लॉक इंश्योर। इस तरीके से ये आपका एलएस काम करता है हमारे सेल्स बॉडी के अंदर में न्यूरॉन्स को के केस में। एंड नाउ कम टू द लोकल एक्शन। अब बात करते हैं इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। दो टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक लोकल एक सिस्टेमिक। लोकल मतलब उसी एरिया पे क्या लोकल एक्शन होगा, और आपके सिस्टमिक मतलब वहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं या इंजेक्शन दे रहे हैं तो कुछ ड्रग एब्जॉर्ब हो सकते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन पे पहुँच सकते हैं और अपना एक्शन दे सकते हैं। तो बात करें लोकल एक्शन की, तो दे ब्लॉक द सेंसरी नर्व एंडिंग, नर्व ट्रंक, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, गैंग्लियोनिक स्नैप्स एंड द रिसेप्टर्स एट लोकली। उस लोकली जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस अप्लाई एरिया पे जो भी आपके नर्व एंडिंग्स हैं, नर्व ट्रंक्स हैं, आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं, उसको ब्लॉक कर देगा। और एक तरीके से जो इस पर जो सेंसेशन है वो आपके कम्प्लीटली लॉस हो जाएगा, बट ये होता है रिवर्सिबल। ठीक है, एंड इट आल्सो रिड्यूस द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द मोटर नर्व एंडिंग। ये एसिटाइलकोलिन के रिलीज को भी कम करता है। इसके अलावा द एलएस ऑप्टन फेल्स टू अफोर्ड एडुकेट पेन कंट्रोल इन इन्फ्लाम टिश्यूज। एलएस का काम क्या होता है, पेन परसेप्शन को कम करना, लेकिन इन्फ्लाम्ड एरिया पे हम लोकल एनेस्थेटिक्स यूज कम करते हैं। इन्फ्लाम्ड एरिया पे ये पर्टिकुलरली काम नहीं करता है। क्यों काम नहीं करता, क्या रीजन है इसके?
इन्फ्लामेशन लोअर द पीएच ऑफ टिश्यूज। अब इन्फ्लामेशन के कारण जो है आपके टिश्यूज में पीएच कम हो जाता है। ये बेसिक ड्रग है तो बेसिक मीडिया पे एब्जॉर्ब होगा, पीएच कम होगा तो एसिड नेचर हो जाएगा। मीन्स ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ द एलएस इज आयनाइज्ड फॉर्म एंड हिंडरिंग द डिफ्यूजन इनटू द एक्सोलेमा। पीएच कम होगा, एसिडिक मीडिया पे होगा तो आयंस फॉर्म में होंगे, आयंस फॉर्म होने की वजह से वो इजिली पेनिट्रेट नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे उतना तरीके से काम नहीं करता। इसके अलावा ब्लड फ्लो टू इन्फ्लाम्ड एरिया इज इंक्रीज्ड। ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है आपके इन्फ्लाम्ड एरिया पे, इंक्रीज होगा तो एल इज रिमूव्ड मोर रेपिडली फ्रॉम साइट। इस साइड पे जो है वो इजिली आपके रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा इफेक्टिवनेस ऑफ द एड्रेनलिन इंजेक्टेड विद इन द एलएस इज रिड्यूस्ड एट द इन्फ्लामेशन साइट। जो आपके इफेक्टिवनेस है एलएस का वो कम हो जाता है एड्रेनलिन देने से, क्योंकि एड्रेनलिन देंगे तो वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाता है। एंड द इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट में अपोज द एले एक्शन। जो भी इन्फ्लामेटरी प्रोडक्ट होंगे, इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स होंगे, साइटोकाइंस होंगे, ठीक है, इंटरलेक्विन्स हैं, आपके प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, वो इस एले के एक्शन को अपोज करते हैं, इसलिए आपका ये काम नहीं करता। सो दीज आर द बेसिक लोकल एक्शन। नाउ कम टू द सिस्टमिक एक्शन। अब वो एब्जॉर्ब हो गया, सिस्टमिक सिलेक्शन पे पहुंच गया, तब क्या क्या इफेक्ट दे सकता है, जो कि साइड इफेक्ट्स होंगे एक तरीके से, क्योंकि हमको केवल लोकल एक्शन ही चाहिए लोकल एंसिटिस के केस में। So first is the effect on CNS. So all the LS are capable to producing a sequential stimulation followed by depression. पहले स्टिमुलेट करते हैं फिर डिप्रेस करते हैं। तो कोकेन इज ए पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट। बाकी के कंपेयर पे कोकेन जो है बहुत ही पावरफुल सीएनएस स्टिमुलेंट हैं एंड काजिंग इन सीक्वेंशियल यूफोरिया, देन एक्साइटमेंट, देन मेंटल कन्फ्यूजन, देन रेस्टलेसनेस, देन ट्रिमर, देन ट्विचिंग द मसल्स, देन कन्वल्जन मीन्स बेहोश होना एक तरीके से, देन अनकॉन्शियसनेस, देन रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, देन डेथ। तो ये आपके सिक्वेंशियल डोज डिपेंडेंट मैनर होते हैं आपके किसी भी हाईली सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग की। हाईली सीएनएस स्टिमुलेंट ड्रग आपके लार्ज डोज पे डिप्रेस भी कर देता है आपके ब्रेन की एक्टिविटी को और आपकी डेथ भी हो सकती है। ये सारे के सारे जितने भी एनेस्थीसिया हैं उनमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। एंड अदर एलएस लाइक प्रोकेन एंड अदर LS are much less potent in this regard except clinical use। बाकी जो LS हैं उनमें सीएनएस एक्टिविटी बहुत कम होती है। एंड नेक्स्ट इज द सीवीएस एक्टिविटी। अब सीवीएस की बात करें तो हार्ट और ब्लड वेसल्स हैं। तो हार्ट में क्या करता है, LS आर द कार्डियक डिप्रेसेंट एट हाई डोज। नॉर्मल डोज पे तो उतना इफेक्ट नहीं होता है, हाई डोज पे जो है ये कार्डियक डिप्रेसेंट शो करते हैं, मीन्स कार्डियक एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। ये डिक्रीज द ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कंडक्टिविटी एंड द प्रोलॉन्ग द इफेक्टिव रिफ्लेक्टिव पीरियड। तो ये कार्डियक की एक्टिविटी को कंप्लीटली डिप्रेस कर देंगे। इट शोज द क्विनिडिन लाइक एंटी अरिथमिक एक्शन। इनमें एंटी अरिथमिक एक्शन होते हैं बट क्लिनिकली यूज नहीं होते हैं क्योंकि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। बात करें प्रोकेन की, तो प्रोकेन का जो डेरिवेटिव है, ठीक है, एमाइड डेरिवेटिव ऑफ द प्रोकेन लाइक प्रोकेनामाइड। तो प्रोकेनामाइड इज ए क्लास 1 एंटी अरिथमिक। क्लास 1 एंटी अरिथमिक में हम यूज़ करते हैं आपके प्रोकेनामाइड को, ठीक है, जो कि प्रोकेन ही का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। उसके बाद ब्लड वेसल्स की। सो एलएस टेंड टू प्रोड्यूस फाल इन बीपी। ये बीपी को रिड्यूस कर देता है। दिस प्राइमरली ड्यू टू द ब्लॉकेड ऑफ सिंपथेटिक एक्शन। सिंपथेटिक एक्शन को ब्लॉक करने की वजह से बीपी कम होता है। बट इट हाई डोज इट आल्सो कॉज द वेसोडाइलेटरी इफेक्ट। ये डायरेक्टली वेसोडाइलेशन कॉज कर देते हैं, इसलिए बीपी भी कम हो जाता है, ठीक है। एंड टॉक्सिक डोसेस ऑफ द एलएस प्रोड्यूस कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स। Cocaine has a symptomatic properties, increase the sympathetic tone, cause the local vasoconstriction and mark the rise in BP and tachycardia। ये आपके कोकेन के केस में है, ठीक है। इसके अलावा अदर्स की बात करें, अदर इफेक्ट की, तो प्रोकेन एंड अदर ड्रग्स हैव वीक एंटीकोलिनर्जिक भी हैं, एंटीहिस्टामिनिक भी हैं, गिंग्लियोनिक ब्लॉकर भी हैं, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर भी हैं। मीन्स ये आपके एनएन रिसेप्टर्स और एनएन रिसेप्टर्स दोनों को ब्लॉक करते हैं, एचएम को भी ब्लॉक करते हैं और एम को भी ब्लॉक करते हैं। एंड स्मूथ सिलेक्सेंट प्रॉपर्टी, बट दीज आर क्लिनिकली इनसिग्निफिकेंट, बट क्लिनिकली यूज नहीं है इसका, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज द एडीआर। कार्डियक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कार्डियक को आप देख सकते हैं, जो मेटर्स हैं जितने हम केडी त्रिपाठी से ही लिए हैं, तो आप केडी त्रिपाठी को फॉलो कीजिए, आपको इजी समझ में आएगा। नाउ कम टू द एडीआर, सिस्टमिक टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द एलएस। सो सीनियस इफेक्ट लाइक हाई लाइट हेडनेस, dizziness, auditory disturbance, visual disturbance, mental confusion, disorientation, shivering, twitching, involuntary movement, finally convulsion and respiratory arrest, and these can be prevented
और ट्रीटेड बाय द डायजेपाम। इसमें इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, जो भी सीएनएस टॉक्सिक इफेक्ट होगा उसको हम डायजेपाम से ठीक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में जीपेट में ऐसा बनता है कि अगर लोकल एसिडिटी की वजह से सीएनएस टॉक्सिसिटी हुई है तो उसके लिए क्या हम देंगे, एंटीडोट। आंसर होगा डायजेपाम। ठीक है, आप याद रखिए। बात करें सीवेस की, तो सीवेस डिप्रेशन करता ही है। कार्डियोटॉक्सिसिटी ऑफ एलएस इज मैनिफेस्टेड इन द ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, कार्डियक अरिथमियास एंड द वेस्कुलर कोलैप्स। एंड इंजेक्शन ऑफ द एलएस में पेनफुल, बट लोकल टिश्यू टॉक्सिसिटी ऑफ एलएस इज लो, लेकिन बाकी कम होती है। एंड हाइपरसेंसिटिव रिएक्शंस लाइक एलर्जी रिएक्शंस लाइक रेसेस, एंजियोडीमा, डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट सेंसिटाइजेशन, अस्थमा, रेयरली एनाफाइलेक्सिस ऑकर्स, बहुत कम होती है। So these are the basic ideas. Now come to the precautions and interaction. So before injecting the LS, aspire lightly to avoid the intravascular injection. ये जरूरी है। उसके अलावा इंजेक्शन एट द LS slowly and take care not exceed the maximum dose. बहुत स्लोली तरीके से हम उसको इंजेक्ट करना पड़ता है। हाई डोज नहीं देंगे, केवल लो डोज पर ही, या जितना जरूरत डोज है उतना ही हम यूज़ करते हैं आपके LS का। बात करें प्रोपेनॉल की, तो प्रोपेनॉल या फिर अदर जो बात करें अदर बीटा ब्लॉकर की, also may reduce the metabolism of lidocaine. ये जो ड्रग है प्रोपेनॉल, ये मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं लिडोकेन के एंड अदर एमाइड एलएस के, बाय रिड्यूसिंग द हेपेटिक ब्लड फ्लो। हेपेटिक ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं, जिससे जो है इन लिडोकेन्स का जो मेटाबॉलिज्म रेट है कम हो जाता है, उससे इनके एक्शंस हाईली हो सकते हैं। एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन लाइक कंस्ट्रिक्टर लाइक द एड्रेनलिन कॉन्ट्रैक्टिंग एलएस शुड बी अवॉइडेड फॉर पेशेंट विद द इस्केमिक हार्ट डिसीज, कार्डियक अरिथमिया, thyrotoxicity, uncontrolled hypertension and those receiving beta blockers। मतलब हम लोग एड्रेनलिन यूज़ नहीं करेंगे ऐसे पेशेंट में जिनमें ऑलरेडी इस्केमिक हार्ट डिसीज़ हो, कार्डियक अरिथमिया हो, थायरोटॉक्सिसिटी हो, ठीक है, बीटा ब्लॉकर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो, उनमें नहीं करते हैं आपके एलए के साथ में। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज द क्लिनिकल यूजेस ऑफ द एलएस। क्या क्लिनिकल यूज होंगे, जाहिर सी बात है लोकल एनेस्थेटिक्स हैं तो एनेस्थीसिया में यूज़ होंगे। सो सरफेस एनेस्थीसिया, इंट्रा इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, कंडक्शन ब्लॉक, स्पाइनल एनेस्थीसिया में हम यूज़ करते हैं। सो दीज आर द बेसिक्स फार्माकोलॉजी ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोस, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड, एंड एनी फीडबैक प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन, दैट मोटिवेट्स मी फॉर द अपकमिंग videos. In last, thank you, keep watching.